सत्ता की भूख ने इस देश में विचारधारा को खत्म कर दिया है। जी हां, पिछले साल और अभी के घटनाक्रम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब इस देश में विचारधारा की लड़ाई नहीं, सिर्फ सत्ता की लड़ाई हो रही है। विचारधारा इस देश के नेताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि वो सत्ता को कैसे भोगेंगे। हम सभी को पता है कि एनसीपी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस विचारधारा से हैं। परंतु पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में हिंदुत्व के पहचान रखने वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था, और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अकंपा ने अलग होकर एक साथ चुनाव लड़ा था। पर चुनाव बाद सत्ता की भूख ने शिवसेना को अपने धुर विरोधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दल से गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया, और उसने अपने सबसे पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उनके साथ सरकार बनाई। लेकिन जब साल डेढ़ साल जब सरकार चली, समझौते वाली सरकार, उसके बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपने साथ करीब 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और वहां सरकार बनाई। ये सारा खेल महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र के खेल को समझना अब आसान नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो घटनाक्रम हो रही है, एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद अभी पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा छाया हुआ है। जनता के लिए नहीं, सत्ता के लिए, विचारधारा के लिए नहीं, सत्ता के लिए। कभी भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी माने जाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, उनके भतीजे अजीत पवार ने उनसे बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन किया है और उनसे जाकर मिल गए हैं। पर सवाल यह है कि जिनको वोट जनता उनकी विचारधारा देखकर देती है, उनकी पार्टी देखकर देती है, आखिर चुनाव के बाद वो नेता क्यों भूल जाते हैं? हाँ, इस देश में एक विचारधारा अभी बची हुई है, वो राष्ट्रवाद। और इस देश में राष्ट्रवाद सिर्फ आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके अलावा ये मेरा ही नहीं, पूरे देश के लोगों का मानना है, जितनी भी पार्टियां हैं उनका मानना है, किसी और के पास नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक विचारधारा बन चुके हैं कि हाँ भाई, उनसे जब बड़ा नेता कोई नहीं है, उनमें विश्वास है तो उनके साथ चले जाइए, चाहे अब जनता आपको किसी और के नाम पे वोट क्यों न दी हो। एक तरफ अजीत पवार ये कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे गुरु हैं, प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे गुरु हैं, और दूसरी तरफ उनसे बगावत। ये किस चीज को दर्शाती है? क्या इससे महाराष्ट्र की जनता का विकास हो रहा है? पर वही बात है कि अब अजीत पवार के सामने और एकनाथ शिंदे के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपने मराठा साम्राज्य को कैसे बचाते हैं। क्या वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े मराठा मानुष के खिलाफ खड़े होकर के अपने आप को मराठा के तौर पे साबित कर पाएंगे? क्योंकि शरद पवार की जो छवि है महाराष्ट्र में, उसको बताना बड़ा मुश्किल है। उनके एक बार उतरना किसी के खिलाफ उनके कैरियर के दांव पर लगने जैसा होगा। या फिर अब भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जितनी विधायकों को लेकर आए थे उतना तो अजीत पवार भी लेकर आ रहे हैं। या फिर यह कहा जाए कि शरद पवार से बिना कुछ पूछे कभी छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल कुछ नहीं किया करते थे, आखिर वो किसके इशारे पर जाकर अजीत पवार से मिले हैं? ये सारे सवाल अभी महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, आज शक्ति प्रदर्शन भी किया गया अजीत पवार और शरद पवार गुट के द्वारा, जिसमें जाहिर तौर पे बात है कि शरद पवार गुट के लिए मात्र 13 विधायक, 6 एमएलसी और 5 सांसद पहुंचे थे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला करके। तो ये साफ तौर पे है कि बाकी सारे विधायक अजीत पवार के समर्थन में अजीत पवार के घर पे गए हुए थे, जिस तरफ अजीत पवार ने बुलाया था।
तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फायदा पहुंचा है? क्योंकि जब वहां की दो मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां जो विपक्षी दल की भूमिका में थी, शिवसेना और रकमपा, जब कमजोर हो रही है, तो क्या वहां पे जो राष्ट्रवादी पार्टी जैसे भाजपा मजबूत है वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से मजबूत होगी? इशारा उसी की तरफ है कि बीजेपी ने अनजाने में ही सही रकमपा को तोड़ के, शिवसेना को तोड़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत किया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में और कौन से नेता आज शरद पवार गुट छोड़ करके अजीत पवार गुट को समर्थन देते हैं, या फिर अजीत पवार गुट से अभी तक एक सांसद और 2 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, और कितने ऐसा उनका साथ छोड़ करके शरद पवार से अपनी बात करते हैं या फिर शरद पवार के प्रति अपना हमदर्द दिखाते हैं। सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब कुछ नहीं है। जवाब एक ही है कि सत्ता जिनको भोगना है वो अजीत पवार की तरफ चले जाएं, सत्ता से जिनको दूर होना है वो शरद पवार की तरफ चले जाएं। पर आखिर अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल और बाकियों को ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले सरकार में जाना पड़ा? जी हाँ, जहाँ तक हम सभी को पता है कि इस देश में 2 सरकारी संस्था, या फिर कहें कि जो भी सरकारी संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर ईडी और सीबीआई। और जी हाँ, ऐसे ही कुछ आरोप छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार पे लगे थे। इस देश में एक वॉशिंग मशीन है जिससे अगर आप होकर गुजरते हैं तो आपकी छवि हमेशा के लिए साफ कर दी जाएगी, और उस जगह का नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन होना या फिर भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना। अगर आप इनका समर्थन या फिर इनके नेता बन जाते हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े लतखोर हों या फिर बेकार हों, आप सही हो जाएंगे। आप कितने ही बड़े घोटालेबाज हों, आप कितने ही बड़े देशद्रोही हों, आपको राष्ट्रवाद की पैमाने पे नापा जाएगा। और राष्ट्रवाद का, आज के समय में राष्ट्रवाद का पैमाना भी यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार का अगर समर्थन करते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, वरना आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। क्योंकि पिछले 9 सालों में यही हो रहा है। ईडी लगातार बीजेपी के लिए काम कर रही है, लगातार वो ये कोशिश कर रही है कि कैसे सरकारें तोड़ दी जाए। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, अभी बिहार में हम देख रहे हैं, या फिर उन सभी जगहों पर देखी जाए जहां पे चुनाव होता है। कर्नाटक में इतने सारे कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ ईडी ने, या फिर कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी ने छापा मारा। क्या वहां सरकार में जो बीजेपी बैठी है, क्या उनके खिलाफ एक भी छापेमारी क्यों नहीं हुई? क्या वो सारे दूध के धुले हैं, या फिर ऊपर से जो आदेश आता है उसी को बस फॉलो किया जाता है? इस देश में विचारधारा की लड़ाई लगभग अब खत्म हो चुकी है। अब इस देश में सिर्फ सत्ता की लड़ाई बची है, सत्ता की भूख बची है। इस देश के किसान का, इस देश के गरीब तबके का क्या होगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर कांग्रेस से जीत के आते हैं और हमें अगर कांग्रेस सत्ता नहीं दे पाती है तो हम कल अपनी सारी विचारधाराओं को भूलते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल जाएंगे, और उससे हमें राष्ट्रवादी कहा जाएगा और हम राष्ट्रवाद के विचारधारा पे चलेंगे। महाराष्ट्र का जो खेल है वो सारा इसी पे चिन्हित है, पर बीजेपी ने गलती में ही ना सही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत किया है। धन्यवाद।